ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पॉलिनोमियल या बहुपद हमारा चल रहा था। और एग्जाम के बाद आज आपकी पहली क्लास है, तो एक बार मैं जल्दी से पिछले क्लास के टॉपिक पे बढ़ने के पहले एक बार मैं जल्दी से पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कहता हूँ कि आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही देखना है, स्क्रीन पर देख के आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। सॉल्व करने के बाद उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी या डी। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर बी है या सी है या डी है, तो आंसर करने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना होगा नीचे में। फिर इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, फिर ऊपर में वन पोल एक्टिव लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन का नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर सी है, तो इस सी के आगे जो सर्कल, इस सर्कल पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करोगे, तब जाके आपका आंसर सबमिट होता है। तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर देना है। जब मैं पोल देता हूँ उस वक्त आपका चैट बंद रहेगा, चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे। जब पोल एंड करूंगा फिर चैट ऑन कर दूंगा, फिर चैट में आप लिख सकते हो अगर किसी रीजन से पोल में आंसर नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो ये तो पोल के बारे में हो गया। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही रहा है आप लोग का, है ना। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मतलब एग्जाम के पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था समीकरण का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसमें भी कई टाइप होते हैं, कई सॉल्यूशन करने का अनेक मेथड होते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसपोज मेथड, यानी पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि में क्या होता है, किसी भी हमारे पास एक समीकरण में क्या होता है, कुछ एलएचएस होगा, आरएचएस होगा। मतलब बाएं पक्ष में भी कुछ टर्म होंगे और दाएं पक्ष में भी कुछ टर्म होंगे। तो किसी भी टर्म को आप अगर एलएचएस से आरएचएस में ले जाते हो, मतलब बाएं से दाएं ले जाते हो या फिर दाएं से बाएं ले जाते हो, कहीं भी अगर पक्ष को चेंज कर रहे हो, तो ये चेंज करने के दौरान जो भी हमारा टर्म होता है उसका साइन बदल जाता है, उनका चिन्ह बदल जाता है। जो भी पॉजिटिव है वो माइनस बन जाता है, मतलब जो भी अगर दाएं साइड में पॉजिटिव में है तो बाएं साइड में जाकर वो नेगेटिव हो जाएगा ना। नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव बन जाता है। जो भी गुना के साथ है वो डिवीजन में बदल जाता है, और डिवीजन क्या होता है, बदल करके गुना बन जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको मैंने बताए थे। अब क्वेश्चन से बेटर क्लियर होगा। मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कितनी चीज आप सभी को याद है। तो पोल सेक्शन में इस रिकॉल क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है ना? ट्राई करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2m + 6 = 3m + 3 + m है और बोला जा रहा है इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको हल ज्ञात करना है, सॉल्यूशन बताना है, तो यहाँ पर आपको m का वैल्यू बताना है कि m का मान कितना होगा, है ना। तो सिंपली आप बताइए यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा और आंसर कहाँ देना है आपको। तो चैट अभी बंद है, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, हड़बड़ी मत करिएगा, जाकर सॉल्व करिए अपने कॉपी पर। पहले समीकरण लिखो, 2m + 6 = 3 + m। सॉल्व करो इसको, देखो m का मान कितना आता है। जो भी आपका आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दीजिए। अभी मैं आपकी पोल देख रहा हूँ कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, और क्लास में जितने बच्चे हो सभी को आंसर करना है, जैसे एग्जाम के पहले आप लोग कर रहे थे अभी भी करना है। ठीक है, तो m का वैल्यू बताइए। m का वैल्यू यहाँ से अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करें, क्या करोगे, यहाँ पर जितने भी जगह पर टर्म में वेरिएबल है, यानी चर जहां जहां पर है, चर वाले टर्म को एक तरफ लिख लोगे, अचर वाले को एक तरफ लिखोगे। और ये करने के ऑर्डर में क्या करेंगे, साइन को हम लोग देखेंगे, साइन किसका चेंज करना है, किसका साइन नहीं चेंज करना है ना। ट्राई करो, 2m + 6 पहले आप सॉल्व करो, इसको मैं थोड़ी देर में सॉल्व करूंगा। अभी 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, अभी 4 बच्चे और हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, 4 और। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। 15 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा और डिस्कस करूंगा। पोल में आंसर नहीं भेजे जा रहे। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है? पता नहीं सर, इसमें पोल ही नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो आप क्या करना, चैट में लिख देना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस ठीक क्वेश्चन है। का आंसर चैट में लिखना। ऐसे पोल में तो आपका आंसर आता है जनरली। ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलिए 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे, लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और चैट देखो ऑन है, किसी भी रीजन से आप अगर पोल में नहीं कर पाए हो ना, चैट ऑन है, चैट में आंसर लिखिए। तो आंसर चैट सेक्शन में मोस्टली आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पर आपको हल का मतलब m का वैल्यू निकालना है, जहां पर चर क्या है, वेरिएबल m है, तो m का वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले समीकरण को ही लिख दो, जो क्वेश्चन है ना हमारा, मैं वही लिख रहा हूँ। तो आप देखोगे सर 2m+6 बराबर 3+m, ये तो समीकरण लिख रखा था। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो m है हमारा, जो राइट साइड में दिख रहा है ना m, इस m को मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ। तो जब लेफ्ट साइड में आप ले जाओगे तो 2m+6 के बाद प्लस का m नहीं रहेगा। देखो राइट साइड में प्लस का m है, m के आगे प्लस का साइन है, लेकिन जब दाएं से वो बाएं साइड में जाएगा तो प्लस का m बन जाएगा माइनस का m, ये लिख देंगे माइनस का m। और m अगर उधर चला गया तो यहाँ पर बस 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसके बाद देखो आप लिखोगे सर 2m-m को तो इधर ही लिख दिया। अब ये जो हमारा 6 है, इस 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, इस 6 को मैं चेंज, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज रहा हूँ, इस 6 को मैं उधर भेज रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये 3 तो यहाँ का यही है, जो 6 है हमारा, 6 के आगे प्लस का साइन है, लेफ्ट साइड में 6 के आगे प्लस का साइन है, जब वो राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस का 6 बन जाएगा। ठीक है, रिपीट कर दो, यहाँ पर डाउट हुआ क्या? चलो इसको हम मिटा के बता दो। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर से देखिएगा, ठीक है, अगर कोई भी डाउट है सिंपल देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया ना, 2m+6 को तो मैंने 2m+6 ही लिखा। ये जो m है हमारा, इस m को मैं लेफ्ट राइट साइड से, दाएं साइड से बाएं साइड में ले जा रहा हूँ। तो दाएं साइड में m के आगे प्लस का साइन है, तो जब उसको बाएं साइड में ले जाऊंगा तो माइनस का m बन जाएगा, तो प्लस का m बन जाएगा माइनस का m। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया 3। उसके बाद बोलोगे सर 2m-m को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इस 2m को और इस m को सेम लिख दिया और बराबर 3 लिख दिया। अब ये जो 6 है आपका, इसको देखेगा, जो मैं भी ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये 6, इस 6 को मैं जब उधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो 6 के आगे प्लस का साइन है, बाएं साइड में प्लस का साइन है, दाएं साइड में जाएगा वो माइनस का बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3-6 बनेगा, है ना। 2m में से m घटाएंगे कितना मिलेगा, 2m में से m घटाने का मतलब एक m घटाना, तो 2m में से m घटाओगे तो m मिलेगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा बताओ आप लोग। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 3 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सर बड़ा वाला का साइन लगाते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हो छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सर m का वैल्यू -3 आया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही था। समझ में आया ये? बहुत ही सरल इजी सा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन पे, हमने ये पढ़ रखा था, क्वेश्चन भी ऐसा कर रहे थे। देखो एक चीज और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, गुणनखंड में सार्वगुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैं क्या करता हूँ शुरू से ही सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कुछ चीजें आपको रिपीट होते हुए दिखे, है ना। तो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखो कॉमन फैक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, सार्वगुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी पदों में कॉमन हो। जैसे कि मैंने आपको याद करो, एक बैग वाला उदाहरण बताया था, एक बैग हमारा, 2 बैग है, ये बैग नंबर 1 है और ये बैग नंबर हमारा 2 है। अब बैग नंबर 1 में मैं कुछ लेटर्स लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया ए, थोड़ा मैं इसको ना बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, ये ऐसे देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 बैग बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा ए, यहाँ पर लिखा पी और यहाँ लिखा एम, यहाँ पर लिखा पी आर एस, मुझे बताइए कौन सा लेटर ऐसा है जो दोनों ही बैग में लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है जो दोनों ही बैग में लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है, तो आप बोलोगे सर कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर पी है। तो कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट हो, है ना। तो यही मैथ्स में भी हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं, ऐसा गुणनखंड जो दिए गए सभी पदों में कॉमन हो। जैसे कि याद करो, एक उदाहरण मैंने बताया था कि 12xy² और 6 का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 12xy² को मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखूंगा, और जब भी किसी नंबर को आप गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो आप सोचिएगा उसके जितने भी गुणनखंड होने चाहिए वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आने चाहिए। तो आप 12 को ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते, 12 को आप अगर ब्रेक करोगे 4 गुना 3, तो आप बोलोगे सर 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो इस 4 को और हम ब्रेक करेंगे, मतलब और इसको तोड़ेंगे, तो ये बनेगा 4 को आप लिख सकते हो सर 2 × 2, और ये 3 को तो ऐसे ही लिखा। अब देखो 2, 2 और 3 ये सारे के सारे प्राइम नंबर आ गए, सारे अभाज्य संख्या आ गए। तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और xy² को हम लिख सकते हैं x × y, है ना। x को मैंने x लिखा और y² करने का मतलब y को 2 बार गुना कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 6 को लिखूं तो 6 को कैसे ब्रेक करोगे,
6 को गुणनखंड करना है, तो ऐसे कौन से दो नंबर को गुना करके 6 ला सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 गुना 3, है ना, सिंपली आप बोलोगे 2 गुना 3। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है 6 गुना 1 भी तो लिख सकते हैं, है ना, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो हमें ऐसा तोड़ना होता है कि सारे नंबर प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 2 गुना 3। अब मेरे से अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे सार्व गुणनखंड बताइए, क्या आपको पता करना है कि सार्व गुणनखंड बताइए, तो इसका मैंने क्या बताया था, ये बता चुका हूँ ना ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? आप देखो, ऐसा गुणनखंड जो ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो आप बोलोगे सर 2 देखिए इसमें भी है और 2 यहाँ पर भी आया, तो 2 ऐसा गुणनखंड है जो 12xy² का भी है, 6 में भी आया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखो 3 12xy² में भी आया और 3 यहाँ पर भी आया, तो आप बोलोगे सर अब 2,3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखना ये चीज सिखाया था कि 2,3 नहीं लिखते हैं, 2 गुना 3 लिखते हैं और आंसर हम लिख देंगे 6। समझ में आया? तो 2 इंटू 3 6 हमारा हो जाएगा सार्व गुणनखंड। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया? सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर निकालना होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी कॉमन फैक्टर आते हैं सभी को मैं गुना कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, दोनों ही टर्म को एक जगह लिख लिया, 12xy² और 6 को। अब 12xy² को जब मैंने ब्रेक किया, यानी जब गुणनखंड किया, तो गुणनखंड हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। 6 को जब आप गुणनखंड करोगे तो 6 का गुणनखंड आपको दिखेगा 2 गुना 3। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनके सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉम दोनों जगह पर ऐसे फैक्टर जो दोनों ही जगह पर प्रेजेंट हो उनको गुना कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ भी था, 2 यहाँ भी था, तो 2 लिखा, 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, तो गुना में 3 कर देंगे, तो 2 3 6 आ जाएगा। अब क्लियर हुआ? और भी उदाहरण कर लेते हैं इस पे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलो, पहले मैं बस 2 नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ 2 नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैंने नंबर लिखा है एक 18, ठीक है, एक 18 और एक 12, इसका मुझे अगर कॉमन फैक्टर या फिर सार्व गुणनखंड बोला जाए कि इसका कॉमन फैक्टर बताइए या फिर सार्व गुणनखंड बताइए, तो आप देखो 18 को आप गुणनखंड करिए, तो 18 को आप कैसे सोचोगे, मन में सोचो। 9 इंटू 2 9 इंटू 2 सोचोगे। अच्छा, और बोलो 6 गुना 3 में लिख सकते हैं, है ना। 3 इंटू 2। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर अच्छा, कोई एक बच्चे बोला था 9 गुना 2, तो आपने सोचा सर 9 इंटू 2 लिखा, लेकिन 9 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 हमारा भाज्य संख्या नहीं है, 9 को और ब्रेक कर सकते हैं। तब 9 को हम सोचेंगे 9 कैसे लिखाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं या जितने भी गुणनखंड दिख रहे हैं, वो सारे गुणनखंड क्या है, प्राइम नंबर है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, दूसरा 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब 12 को अभी मैंने गुणनखंड करके लिखा था, 12 को कैसे लिखोगे, 4 गुना 3, 4 को लिखोगे 2 गुना 2, है ना, और यहाँ पर लिख दोगे 3। क्लियर है इतना? 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 3 12 हो गया। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा जाता है कि सार गुणनखंड बताइए। सार गुणनखंड कैसे लिखेंगे? ऐसा गुणनखंड जो दोनों ही में प्रेजेंट हो। तो आप देखोगे सर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, 3 12 का भी फैक्टर है, 18 का भी फैक्टर है, दोनों का गुणनखंड है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद और भी कुछ है क्या, तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो आप बोलोगे सर गुना में करके 2 लिख देंगे, ठीक है। देखो कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हो 3,2, तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, 3 गुना 2 लिखना है, तो 3 गुना 2 करके 6 लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो सार गुणनखंड हमारा कितना आया, 6 आया। ठीक, चलो और भी उदाहरण करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण और बताया था आप सभी को, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है लास्ट क्लास में। अगर मैंने लिखा 20 और 21, इसका सार गुणनखंड बताइए। 20 और 21 का सार गुणनखंड बताइए। देखो 20 को अगर मैं ब्रेक करूं, सर 5 इंटू 2 इंटू 2। वेरी गुड, तो 5 इंटू 2 इंटू 2, एक मिनट। तो मैं 20 को अगर ब्रेक करूं या गुणनखंड के रूप में लिखूं, तो आप बोलोगे सर 5 गुना, देखो 5 गुना, मैं सोच रहा हूँ 5 गुना 4। अब 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, तो 4 और टूट सकता है ना। तो आप लिखोगे 4 को लिख देंगे सर 2 गुना 2, तो 5 गुना 2 गुना 2 लिख दिया, ये 20 बन गया, ठीक है। 21 को आप सिंपली सोच लो 7 गुना 3, है ना, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब देखो अगर कोई आपसे बोले कि सार गुणनखंड बताइए, सार गुणनखंड बताइए, तो आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो 20 में भी है और 21 में भी है, तो सार गुणनखंड 0 नहीं होता है। हमेशा याद रख लीजिए कि सार गुणनखंड कभी भी आपका 0 नहीं होता। अच्छा, चैट में 1 आंसर आने लगा, वेरी गुड। आप बोलोगे सर अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे,
और हम बोलेंगे सर एक इसका भी गुणनखंड है और एक इसका भी गुणनखंड है, तो एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सार गुणनखंड कितना आया, एक आया। समझ में आया? कुछ भी अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो क्या गुणनखंड होगा कॉमन, एक होगा। वेरी गुड। तो कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब एक कॉमन होगा। चलिए उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 5 और 7 का कॉमन फैक्टर बताइए तो क्या बोलोगे आप लोग, 5 और 7 का सार गुणनखंड बताइए। सर 5 का 5 इंटू 1 और 7 का 7 इंटू 1। तो बोलोगे सर 5 को 5 इंटू 1 लिख देंगे, 7 को 7 इंटू 1 लिख देंगे, 1 दोनों ही जगह कॉमन है ना, तो बोलेंगे सर 1 हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 से गुना करके 1 बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक वेरिएबल के टर्म में सीखिए, ये शायद हो सकता है कुछ नया आपको सीखने को मिले, ये शायद लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। देखो अगर मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया एक्स क्यूब, दोनों बस वेरिएबल चर के फॉर्म में लिख दिया, और इसका मैं बोल रहा हूँ सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो आप देखो एक्स स्क्वायर को लिखोगे, सर एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स को एक्स को 2 बार गुना करोगे ना, तो एक्स को 2 बार हमने गुना कर दिया। ठीक है, अब एक्स क्यूब को कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब लिखने का मतलब, एक्स का घन कहने का मतलब एक्स को सर 3 बार गुना किया गया होगा। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई बोले कि सार गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, तो आप देखो क्या क्या कॉमन है, तो आप देखोगे एक एक्स यहाँ पर है, दूसरा एक्स यहाँ पर, एक्स दोनों ही जगह दिख गया मुझे, तो मैंने एक बार एक्स लिख दिया। फिर देखोगे सर एक एक्स यहाँ पर भी है, एक एक्स यहाँ पर भी है, तो एक गुना करके और एक्स लिख दिया। अब और कुछ है क्या कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सार सार गुणनखंड जो आया एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, सार गुणनखंड कितना आया, एक्स स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज सीखना है, आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको नोटिस करना था कि अगर हमारे पास सर वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर लिखे होते हैं और उसमें से अगर सार गुणनखंड पूछा जाए, तो जो सबसे छोटा वाला पावर होता है ना, वही हमारा सार गुणनखंड बन जाता है, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अगर इतना छोटा था तो हमने इतना लिख के कर लिया, अगर मेरे को कभी ऐसा बोला जाए कि एक्स का पावर 8 एक्स का पावर 20 में सार गुणनखंड बताइए, तो अब इसको हम लोग तोड़ते हुए नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स का पावर 20 को हम 20 बार तोड़ कर लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे, नहीं। यहाँ पर मुझे बताइए छोटा पावर क्या दिख रहा है, एक्स का पावर 8 या एक्स का पावर 20, एक्स का पावर 8। तो अगर कोई आपसे बोले कि सार गुणनखंड बताइए, तो सिंपली आप बोलना सर एक्स का पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैं पूछ रहा हूँ कि ए का पावर 100 और ए का पावर 200 में सार गुणनखंड बताइए, सार गुणनखंड बताइए। तो काफी जल्दी से आप कह सकते हो, जो छोटा वाला पावर है सर यही पूरा आ जाएगा, ए का पावर 100 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ सभी को, बताइए। ठीक है, ए का पावर 100 सार गुणनखंड आ जाएगा। आगे देखिए, अगर कभी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ 15x² 15x² और यहाँ लिख दिया 20xy, 20xy, यहाँ पर देखो चर भी आ गया, अचर भी आ गया, कांस्टेंट नंबर भी आ गया और फिर वेरिएबल भी आ गया। तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सार गुणनखंड बताइए, तो आप उसी तरीके से ब्रेक करोगे, 15x² को आप गुणनखंड लिखिए, तो 15 को क्या लिखोगे, 15 को आपको पता है सर, 15 को हम लिख देंगे 5 गुना 3। एक्स स्क्वायर का मतलब मुझे पता है सर, एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब, एक्स का वर्ग लिखने का मतलब एक्स को 2 बार गुना कर। ठीक है, अब 20xy को तोड़िए, तो 20xy को तोड़ने का मतलब, मैं रफली कहता हूँ तोड़ना, तोड़ने का मतलब गुणनखंड करके लिखना है। तो 20 को मेरे मन में आया सर, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 4। ठीक है, 5 गुना 4, लेकिन 5 एक प्राइम नंबर था, 5 को मैंने 5 लिख दिया, लेकिन 4 नहीं लिखूंगा, 4 नहीं लिख के 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे वैल्यू में, और एक्स वाई है तो यहाँ पर तो बस गुना का साइन लगाना है, एक्स गुना वाई। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा रहा था कि सार गुणनखंड बताइए, इसका कॉमन फैक्टर बताइए। तो कॉमन फैक्टर कैसे लिखोगे आप, कॉमन फैक्टर देखो 5 यहाँ पर है, सॉरी, तो आप बोलोगे सर 5 15x² में भी आया और 5 20xy में भी आया, तो यहाँ पर एक बार 5 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 कॉमन होगा क्या, मुझे बताओ, 3 दोनों ही जगह है, कॉमन फैक्टर में 3 आएगा नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर 20xy में कोई भी फैक्टर 3 नहीं आया, तो 3 नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे, 15x² में 3 आया, 20xy में 20xy में नहीं आया। आप बोलोगे सर 20xy में 2 आया है, लेकिन 15x² में 2 नहीं आया, तो 2 भी नहीं लेंगे। x लेंगे क्या, x देखो यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आप बोलोगे सर x लेंगे और इनको गुना कर देंगे, तो 5x ही आएगा हमारा सर। क्लियर हुआ इतना? तो 5x हमारा कॉमन फैक्टर आएगा। सार गुणनखंड कैसे निकाला, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए, ये क्वेश्चन करिए।
अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 9a, 3 टर्म दे रहा हूँ, इसको देखिएगा 9a, 12ab और एक 5b, है ना, 3 टर्म है हमारे पास, 9a, 12ab और 5b। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सार गुणनखंड बताइए। एज यूजुअल सार गुणनखंड निकालने के लिए, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सभी टर्म को फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले मैं 9a को ब्रेक कर रहा हूँ, तो 9a को लिखोगे सर 3 इंटू 3 इंटू a, ठीक है, 3 गुना 3 9 हो गया, 9 गुना a हो गया, ठीक है। 12 को मैंने कई बार ब्रेक किया है, 12ab को आप ब्रेक कर लो, तो 12 को लिखोगे 4 गुना 3, 4 नहीं लिखेंगे, 4 को आप लिखोगे सर 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो सर, 6 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 को आप फिर से ब्रेक करोगे तो 2 गुना 3 गुना 2 आ जाएगा, सेम ही आएगा, 2 3 2 आया ना, यहाँ भी देखो 2 2 3 आया, सेम चीज है, ठीक है। तो आप कैसे भी ब्रेक करो, आपका फाइनल सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे सर 2 गुना 3 लिख दिया, ये तो 12 को किया, और गुना में a गुना b लिख देंगे, ठीक है। ये ए बी जो था, ए बी की वजह से मैंने लिखा a इंटू बी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, बताइए। तो 12ab को मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म और था, एक टर्म हमारे पास 5b। तो 5b में तो कुछ नहीं करना, सीधे आप बोलोगे सर 5 इंटू बी, तो लिखा हुआ है 5 और b को गुना करना है बस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि सार्व गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो सार्व गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बताओ। अच्छा देखो, अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो तीनों ही जगह पर है ना। सार्व गुणनखंड क्या होता है, जो दिए गए सभी पदों में कॉमन हो, ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही जगह पर है। देखो मुझे बताओ, 3 कॉमन फैक्टर है क्या। देखो आप बोलोगे सर 3 9 का तो है, यहाँ सेकंड वाले में भी है, लेकिन 5b में 3 नहीं आया, तो 3 नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ए को अगर मैं देखूं, ए होगा क्या, देखो ए 9 में तो ए आया, दूसरे वाले टर्म में भी ए आया, लेकिन 5b में कोई भी फैक्टर ए का नहीं है, ठीक है, तो ए भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सर ए भी नहीं लिख पाएंगे, तो अब क्या लिखें, बी लिख सकते हैं क्या, बी लिख सकते हैं, नहीं, बी देखो तीसरे वाले 5b में भी है, यहाँ पर भी है सेकंड वाले में, लेकिन पहले वाले 9 में भी नहीं है। तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब कॉमन करने का मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा जो तीनों ही जगह प्रेजेंट हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो ऐसे केस में 1 करते हैं। वेरी गुड, तो सभी लोग कह रहे हैं 1 होगा सर, तो 1 यहाँ भी गुना कर दीजिए, 1 यहाँ भी गुना कर दीजिए, 1 यहाँ भी गुना कर दीजिए। तो 1 को किसी भी से गुना कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप बोलोगे सर 1 तीनों ही में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 7 गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो हमें कॉमन यस सर। फैक्टर में ऐसा फैक्टर या ऐसा गुणनखंड देखना होता है जो सभी में कॉमन है, दिए गए सारे टर्म में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा था, एक कॉमन था, तो मैंने एक लिख दिया, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, मैंने बोला था 5 और 7 में, तो 5 को मैंने लिखा 5, 7 को 7, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक से गुना कर दिया था ना, तो आप बोलोगे सर 1 कॉमन था, है ना? तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो 1 से गुना करिएगा, सात गुणनखंड हमेशा एक आएगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ट्राई कर सकते हो कि एक्स वाई स्क्वायर जेड 25x स्क्वायर वाई जेड 16x y z स्क्वायर का सार गुणनखंड बताइए, ठीक है। इसका सार गुणनखंड बताइए। मैं क्या कर रहा हूं, इसके सारे जितने भी टर्म्स यहाँ पर दिए गए ना, सभी का मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज करके लिख देता हूँ, फिर आप आंसर बताना। जैसे पहला टर्म लिखा गया एक्स वाई स्क्वायर जेड, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई स्क्वायर कहने का मतलब वाई को 2 बार गुना करना और जेड को 1 बार गुना करना, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म लिखा गया 25 5 into 5 वाई, into एक x into x 5 into इंटू y 5, हाँ फिर से x into x एक्स इंटू एक्स इंटू वाई into y into z। जेड, ठीक है, वेरी गुड। आगे अब हमारा था 16x y z स्क्वायर। चलो, तो 16 को आप सोच सकते हो सर 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख 2 सकते हैं, into 2 into 2 into 2। ठीक है। और उसके 2 बाद तो को काफी 4 सिंपल, बार गुना करेंगे सर। 2 को 4 बार गुना कर देंगे, मतलब सिंपली मैंने सोचा 16 को क्या लिखेंगे सर, 4 गुना 4, फिर इस वाले पहला जो 4 है, इस पहले 4 को मैंने लिखा 2 गुना 2, दूसरा वाला जो 4 है उसको 2 गुना 2, या फिर ऐसा सोच सकते हो 2 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो काफी सिंपल है, एक्स गुना वाई और जेड का पावर 2 कहने का मतलब जेड इंटू जेड। अब यहाँ पर आपका काम है कॉमन फैक्टर बताना, सार गुणनखंड आप लोग बताओ, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सभी में प्रेजेंट है,
तीनों ही टर्म में कॉमन है। चैट में लिखिए आंसर। एक्स, सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स के साथ और भी कुछ है ना। देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, और एक्स तीनों में, तो एक्स लिख दिया। उसके बाद अलावा एक्स के अलावा भी कुछ है, एक्स तो लिख दिया, एक्स वाई जेड, वेरी गुड। वाई। तो आप बोलोगे सर वाई पहले वाला का भी फैक्टर है, वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, तो आप बोलोगे सर गुना में वाई लिखेंगे। देखो गुना में वाई लिखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर जेड यहाँ पहले वाले में भी है, जेड जेड यहाँ से। भी है, जेड यहाँ भी है, तो गुना में जेड। और एक्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ है क्या? देखो यहाँ पर आपको y दिख रहा होगा, लेकिन ये y दूसरे वाले टर्म में तो है, लेकिन अब यहाँ पर कोई y नहीं कॉमन मुझे बचा, है ना। अब y कुछ नहीं बच रहा है ना। तो आप बोलोगे सर x इंटू वाई गुना जेड करेंगे और आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सार्वगुणनखंड क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो सार्वगुणनखंड पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूँ, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। तो इसका आंसर ट्राई करना पोल सेक्शन में देने का, जो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चैट बंद रहेगा आपको, थोड़ी देर के बाद आपको पोल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है 2x, तीन टर्म लिखे गए हैं 2x, दूसरा पद लिखा गया है 3x², और तीसरा पद 4। तो इन तीनों में सार्वगुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है? चलो पोल मैं ऑन कर दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 75 है। हड़बड़ी मत करना, आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस पता है, अपने कॉपी पर तीनों ही टर्म को लिखिए, तीनों ही पदों को आप फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करिए। उसके बाद देखो कि क्या हमारा कॉमन दिख रहा है सभी में। तो ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही पद में कॉमन हो, तीनों ही जगह जो उभयनिष्ठ दिखेगा, वही आपका आंसर होगा। सार गुणनखंड का डेफिनेशन ही मैंने बताया था ना, कि दिए गए सभी पदों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा फैक्टर हमें देखना है जो तीनों ही में हो। चलिए, तो अभी आपके लिए समय है, आराम से यूज करो और आराम से इसको सॉल्व करो, और पोल में जाकर आंसर कीजिए। तो अभी क्लास में 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही आए हैं। सर हम बताएंगे आंसर पोल एंड होने के बाद। चैट में लिख देना आप। अच्छा, इस बार आपने पोल में आंसर कर दिया क्या? हाँ सर। ठीक है, हो सकता है कि लास्ट टाइम है ना, पोल में कुछ इशू हो रहा होगा या नेटवर्क का इशू हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए, ज्यादा समय अब नहीं रुकेंगे, 15 सेकंड और है। अभी 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, बस 3 बच्चे और हो, आंसर कीजिए। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और किसी भी रीजन से आप पोल में नहीं आंसर कर पाए हो तो चैट आपके लिए ऑन है, चैट में आंसर लिख दो, और इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चैट में आंसर लिखा है, अभी मैं चैट देख रहा हूँ। तो सभी का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x को फैक्टराइज कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 2x करने का मतलब क्या है, 2x तो बहुत ही सिंपल है ना, 2 गुना x। आप बोलोगे सर 2 को x से गुना कर देंगे, मिल जाएगा 2x। 3x² लिखने का मतलब क्या होगा, 3 गुना x²। अब x² नहीं लिखते, x² को आप बोलोगे सर x गुना x भी तो लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर x² को लिखेंगे x इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद 4 को क्या लिखोगे, 4 को आप लिखोगे सर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब मुझे क्या देखना है, सार गुणनखंड देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो सार गुणनखंड कैसे लिखेंगे, ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो तीनों ही में कॉमन है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। आपको देखो यहाँ पर 2 कॉमन दिखेगा सर, 2x में 2 है, 4 में भी 2 है, लेकिन 3x² दूसरे वाले टर्म में 2 नहीं है, तो हम 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी तरीके से x को देखें, काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन भी आए थे। तो आप देखो अगर यहाँ पर देखोगे ना, x पहले वाले में तो है, 2x में x है, 3x² में भी x है, लेकिन तीसरे वाले टर्म में x नहीं है ना, तीसरे वाले टर्म में x नहीं है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सर कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों ही में कॉमन है ना, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होगा तो क्या करेंगे,
तो तीनों ही जगह आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, तीनों ही जगह कुछ भी कॉमन नहीं दिखने का मतलब सिंपली आप याद रख सकते हो सर, कुछ भी कॉमन अगर नहीं दिखेगा हमें डायरेक्ट, तो मैं 1 से गुना करके बोलूंगा सर इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक इसका भी फैक्टर है, एक इसका भी फैक्टर है, एक इसका भी फैक्टर है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। हाँ, जो मैक्सिमम सभी का आंसर ऑप्शन ए ही आ रहा था। क्लियर हुआ? तो बस ये बताइए कुछ बच्चों जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, उनको समझ में आया ना कि बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बी आप तो देखोगे ना, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूँ, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर अब बस आप ये देखो कि अगर हम ये देखें कि x यहाँ पर है, x यहाँ भी है, इन दोनों में तो कॉमन है x, लेकिन x 4 का कोई फैक्टर नहीं था, इसमें x नहीं था, तो हम कहेंगे सर कॉमन फैक्टर में x नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगर कॉमन फैक्टर आप सीख गए हो तो कॉमन फैक्टर मेथड को यूज करके आप गुणनखंड कर पाओगे, फैक्टराइज कर पाओगे। देखो तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे एक बहुपद लिखा गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2x + 10 है ना, 2x + 10 लिखा हुआ है, इसको गुणनखंड करना है। देखो मैं 2-3 तरीके से बताता हूँ, बेसिकली 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से आप सीख जाओगे, और इसको बताऊंगा कि शॉर्टकट तरीके से कैसे जल्दी से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, इसको मैं लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ कि इसको क्या करते हैं, इसमें जितने भी टर्म है, जितने भी पद हैं, सभी पद को आप गुणनखंड के रूप में लिख दो। तो मैं आपको पूछता हूँ अगर कि 2x + 10 में पदों की संख्या बताओ, कितने पद है ये बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये तो बता सकते हो आप लोग, पदों की संख्या तो बताया था। तो पद क्या होते हैं, प्लस या माइनस के साइन के द्वारा अलग होते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 टर्म है, एक हमारा 2x मिला और एक हमारा 10 मिला, एक 2x हुआ और एक 10 हुआ। ठीक है, तो 2 टर्म है टोटल हमारा यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 2, बीच में यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन। तो आप पहले जो 2x है, 2x को आप फैक्टराइज करिए, तो 2x को लिखोगे आप 2 गुना x। ठीक है, फिर यहाँ जो प्लस का साइन है ना, इस प्लस के साइन को आप लिख दो यहाँ। ठीक है, ये प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद जो ये 10 लिखा है ना, इस 10 को आप ब्रेक करिए, मतलब 10 को आप गुणनखंड लीजिए, तो 10 को लिखोगे 2 गुना 5, ऐसे लिख दोगे 2 गुना 5। ठीक है, तो 10 को मैंने लिख दिया 2 गुना 5 और 2x को लिख दिया 2 गुना x। अब मुझे बताइए 2 गुना x में और 2 गुना 5 में क्या कॉमन है? 2x को मैंने लिखा 2 × x और 10 को मैंने लिखा 2 × 5, तो इन दोनों में आप बोलोगे सर 2 कॉमन है, 2 दोनों ही जगह है, सार गुणनखंड क्या है दोनों का, 2, तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। क्या बोला मैंने, 2 को कॉमन निकाल लिया। अब जैसे ही 2 को कॉमन निकालोगे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाओगे, 2 को जैसे ही कॉमन निकालोगे ब्रैकेट लगाओगे। अब 2x में से आप अगर 2 को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने का मतलब उसको वहां से हटा लिया, अगर 2x में से 2 को निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2x में से 2 को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो x बच रहा है यहाँ पर, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2x में से अगर 2 को आपने कॉमन निकाल लिया तो जो बच रहा है वो बस x बच रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 2 गुना 5 में से अगर 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बोल रहा हूँ, 2 गुना 5 में से इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो आपको बस यहाँ पर 5 बचा हुआ दिखेगा, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिख देंगे +5। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 ब्रैकेट के अंदर x + 5, यही हमारा आंसर है। इजी था, इजी था, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। यस सर। अब जरूरी नहीं है कि आपको इतना इस तरीके से आप पूरा लिखकर सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप इतना पूरा लिखकर सॉल्व करो। आपको मैं कुछ शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली ऐसे करना। ठीक है, आप बस इतना करना, आपके पास लिखा हुआ है 2x + 10, आप साइड में कहीं पर लिख लो 2x को मैंने लिखा सर 2 गुना x, 10 को मैंने लिखा 2 × 5। ठीक है, आप बताओ 2x + 10 में कॉमन क्या दिख रहा है, इस वाले को देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, कॉमन फैक्टर 2 डिसाइड कर लिया, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2x में से अगर आपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 2x में से अगर आपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो आपको x बचा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो आप बस ब्रैकेट में x लगा दो, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस लगा दो, माइनस का साइन रहेगा माइनस लगा देंगे। 10 में से अगर आपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 5 बच रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5। तो एक स्टेप में आंसर आ सकता है। ठीक है, एक स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होगा, और भी क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन का उतना फायदा होगा।
तो क्वेश्चन है हमारे पास 7mn माइनस 21m, ठीक है, 7mn माइनस 21m, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7mn को गुणनखंड करके लिख रहा हूँ, हर एक टर्म को गुणनखंड कीजिए। तो 7mn को लिखोगे सर 7 गुना m गुना n, 7 गुना m गुना n। उसके बाद दिख रहा है 21m, तो 21m को लिखोगे सर 7 गुना 3, है ना, 7 गुना 3 गुना m। क्लियर हुआ इतना? अब मुझे बस बताओ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, इसी में आप यहाँ लिख के आप डिसाइड कर सकते हो कॉमन क्या है, कॉमन 7 फैक्टर। और m सर। तो आप बोलोगे कि मेरे को सार गुणनखंड आप पूछोगे सर, सार गुणनखंड, तो आप बोलोगे 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद देखो m यहाँ पर भी है, m इसका भी फैक्टर है, तो आप बोलोगे सर 7 गुना m, और 7 गुना m लिखने का मतलब 7m। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सार गुणनखंड जो है वो 7m है। कॉमन फैक्टर क्या है, 7m है। तो आप क्या करो, जो 7m है ना, इसको आप कॉमन निकाल दो। इसको हम लोग कहते हैं कि इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। तो 7m को आप कॉमन निकाल दो सीधे सीधे यहाँ पर, और कॉमन निकालने के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद आप ब्रैकेट लगा दो। अब मुझे बताइए 7mn में से आप अगर 7m को कॉमन निकाल दिए तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 7mn में से आपने अगर 7m को कॉमन निकाल दिया तो आपको ये n बचा हुआ दिख रहा है n ना, वहां पर सिर्फ n बचेगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सिर्फ n। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 21m में से आपने अगर 7m को कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हुआ दिखेगा, माइनस के बाद 3 बचेगा, है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पर 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो एक स्टेप में देखो आंसर आ गया हमारा। बस ये हमारा कॉमन फैक्टर मेथड से मैंने फैक्टराइज कर दिया, 7m बाहर निकाला और n-3 हमारा ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक चीज और सीखिए, एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। देखो अगर मेरे को बोला जाए ना कि 15 को फैक्टराइज कीजिए, आप लोग बताओ 15 को अगर गुणनखंड करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? 5 into 3. वेरी गुड, आप बोलोगे सर 5 गुना 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं 5 और 3 को फिर से मैं कहूँ कि इसको गुना कर दो, अब मैं 5 गुना 3 को फिर से गुना करूँ तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, किसी भी चीज को, किसी भी टर्म को आप अगर गुणनखंड करते हो, फिर इस गुणनखंड को आप फिर से अगर गुना करोगे तो वही 15 मिल जाएगा। गुणनखंड को आप फिर से गुना करोगे तो 15 मिलेगा, मतलब 15 को गुणनखंड किया तो 5 गुना 3 मिला, फिर 5 और 3 को उसके गुणनखंड को गुना किया तो 15 मिल जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने 12 को किया था, तो 12 को आप अगर गुणनखंड करोगे तो आप लिखोगे सर 2 गुना 3। अब मैं कह रहा हूँ कि इन सभी को गुना कर देंगे, तो अगर मैं इनको गुना करूँ तो क्या मिलेगा, आप गुना करोगे तो फिर से 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी आपसे गुणनखंड देकर नंबर पूछ लिया जाए, मैं कह रहा हूं कि वो नंबर बताइए जिसका जो, चलो अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, किसी नंबर को मैं गुणनखंड के रूप में लिख रहा हूँ, किसी नंबर को मैं गुणनखंड के रूप में लिख रहा हूँ 5 गुना 2 गुना 7, और मैं बोल रहा हूँ संख्या बताइए, संख्या क्या होगा ये, अगर ये गुणनखंड के रूप में लिखा गया है तो आपको बस गुना कर देना है। तो अगर ऐसा कभी बोला जाए तो आप बोलोगे सर 5 गुना 2 10 होगा, 10 गुना 7 70 हो जाएगा। तो गुणनखंड के रूप में लिखकर अगर पूछा जाए तो आप बस गुना कर दोगे। तो अगर कभी ऐसे आपसे पूछा जाए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसलिए तो बस कंसेप्ट सिखाने के लिए बता रहा था, है ना। क्वेश्चन आपसे ये नंबर के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अलजेब्रा के फॉर्म में यानी बीजगणित के फॉर्म में पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा किसी भी बहुपद या बीजीय व्यंजक का गुणनखंड के फॉर्म में लिखा गया है 7m इंटू n-3, तो व्यंजक बताइए, बहुपद बताइए। तो आप क्या करोगे, सर ये गुणनखंड है, तो बहुपद निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, है ना। बहुपद या व्यंजक निकालने के लिए इसको गुना कर दोगे। तो गुना करने का रूल क्या होता है, बाहर वाले टर्म को अंदर के हर एक टर्म से गुना करते हैं। तो आप बोलोगे सर 7m इंटू n माइनस 7m इंटू 3, इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 7mn माइनस 21m, है ना। तो देखो फिर से वापस मिल गया यही वाला, दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले फैक्टराइज किया, फिर फैक्टराइज करके अगर गुना करूंगा तो वापस से वही वाला मिल जाएगा जिसको मैंने गुणनखंड किया था। समझ में आया? तो यस सर। कभी आपको गुणनखंड देखकर आपसे बीजीय व्यंजक या बहुपद पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली गुना कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन करिए, जैसे कि क्वेश्चन अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 22y 22y माइनस 33z,
इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 22 पहले हर एक टर्म को फैक्टराइज कीजिए। तो 22y को आप क्या लिखोगे, 11 इंटू 2 इंटू वाई, है ना। 11 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, गुना में y लिख दिया। 33 z को क्या लिखोगे, 33 गुना z, और 33 को हम लिख 11 सकते हैं गुना 11 3 गुना 3 गुना z। अगर मैं पूछूं कि इसका सार गुणनखंड बताइए तो क्या बोलोगे, 11 वेरी गुड। आपको सिर्फ 11 दिख रहा है, बोलोगे सर 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो सार गुणनखंड तो 11 हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 11 निकाल सकते हैं ना। आप बोलोगे सर 11 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, 11 को मैंने कॉमन निकाल दिया। अब 11 को जैसे ही कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 22y में से यहां से आपने जैसे ही 11 को कॉमन निकाल दिया तो आपको 2y बचा हुआ दिख रहा है, 2y 2 गुना y। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर 2y, 2 गुना y करने का मतलब 2y। यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। 33z में से अगर आपने 11 को कॉमन निकाल दिया तो आपको बच रहा है 3z, 3 गुना z करने का मतलब 3z। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर 3z, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। तो कॉमन फैक्टर मेथड को यूज करके हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास 6a² बी, है ना। क्वेश्चन है 6a² बी प्लस 12b। ये क्वेश्चन 6a² बी प्लस 12b, और इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, यानी गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ट्राई करो, आप लोग खुद करो, ठीक है। 3 into 2 into a into a into b। अब पूरा आंसर लिखिए, पूरा मतलब सॉल्व कर लिए अपने कॉपी पर, और जो भी फाइनल आंसर आता है ना, या तो माइक ऑन करके बताइए या फिर चैट में लिख दो, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसमें आप प्रैक्टिस करिए। ये सारे क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, उतनी आपकी कमांड बढ़ेगी इसमें, है ना। फास्ट होते जाएगा करने का जो स्पीड है, शुरू में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, धीरे धीरे आपको काफी कम समय लगेगा, ठीक है। तो 6a² बी को ब्रेक कीजिए, फिर 12b को आप गुणनखंड के रूप में लिखिए, 3 इंटू 2 इंटू बी। फाइनल फैक्टराइज करके आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर क्या होगा। अगर मेरे को बोला जाए इसको सार गुणनखंड विधि से फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड करिए, तो कैसे लिखेंगे। देखो 6, मैं क्या कर दूँ, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। किसी का आंसर आया है तो बताइए, किसी का आंसर आया है क्या, अभी तक किसी ने सॉल्व किया है। हाँ तो बताइए क्या आंसर आ रहा है बंटी। सर 6b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस +2। प्लस, चलिए इसको देखते हैं कि आंसर सही है या गलत है। देखो 6a² बी जो पहला टर्म लिखा गया है, तो 6a² बी कहने का मतलब क्या हुआ, 6 को हम लिखेंगे सर 2 गुना 3। अब ध्यान से देखते जाइए, 2 गुना 3 लिख दिया। अब a² को हम लिखेंगे सर a इंटू a² कहने का मतलब a गुना a, और b भी है तो गुना में b लिख दिया, ठीक है। ये तो सभी को क्लियर है कि मैंने कैसे गुणनखंड लिख दिया। अब 12b को कैसे लिखेंगे, 12 तो कई बार आ रहा है, 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 4 हो गया, 2 गुना 2 और गुना में 3, ठीक है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, और गुना में b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मैं आपसे बोलूं कि बस पहले 6a² बी और 12b का सार गुणनखंड बताइए। पहले तो मुझे यही पता करना ना, सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे, आप देख लीजिए दोनों ही जगह जो कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 2 यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे और 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, दोनों ही का फैक्टर है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब सिर्फ 2 नहीं होगा, और भी कुछ है क्या, तो आप देखोगे सर यहाँ पर 3 भी मुझे दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे 3 दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे सर गुना में 3 भी लिख देंगे। अब इसके अलावा भी कुछ है क्या, तो बी देखिए, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो आप गुना में बी भी लिख दोगे। और भी कुछ है क्या, अब नहीं है। देखो अब देखोगे तो ऊपर में ए है, नीचे में ए नहीं है, 12b में ए नहीं है, तो आप बोलोगे सर यही होगा हमारा सार गुणनखंड। इसको बस गुना करके देख लीजिए, तो ये मिलेगा 3 गुना 2 6b। तो सार गुणनखंड 6b आया। अब जो सार गुणनखंड आता है, मैं हर बार कहता हूँ, जो भी आपका सार गुणनखंड आता है वो आप कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है, उसको आप
बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के बाद, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 6b, और 6b के आप ब्रैकेट लगा दो 6b के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले 6a² b को देखिए, जहां पर आपने गुणनखंड किया है, इसमें से आपने अगर 6b को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो आपको क्या मिलेगा? आपने सर 2 × 3 6b इसको निकाल लिया, तो आपको बस यहाँ पर a × a दिख रहा है ना, बस a × a दिख रहा है बचा हुआ, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर a × a, या फिर a का वर्ग लिख सकते हो। मैं अभी के लिए a × a लिख दिया, यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब दूसरे वाले 12b को देखिए, तो 12b में से आपने अगर 2 × 3 × b को निकाल दिया, मतलब 6b को आपने निकाल दी, तो क्या बचा हुआ दिख रहा है? सिर्फ 2 बचा हुआ दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें सिर्फ दिख रहा है 2, है ना। तो आप ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6b, a × a कहने का मतलब a² + 2, तो ये जो आंसर आ रहा था बिल्कुल सही था, ठीक है। ये क्लियर हुआ? सर हमारा आंसर सही हाँ, है। बिल्कुल सही है। मैंने जो सॉल्व किया वही आया ना, 6b × a² + b, यस सर। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पर आपसे एक मैं गुणनखंड दे रहा हूं, मैं गुणनखंड के फॉर्म में दे रहा हूं, और आपसे पूछ रहा है कि उसका बहुपद बताइए। अगर मैं कह रहा हूं गुणनखंड जो है हमारा, और आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली बस गुना करना होता है। जब भी मैं कहता हूं कि गुणनखंड देके बहुपद बताइए या बीजीय व्यंजक बताइए, गुणनखंड के रूप में लिखा गया है 2x², और यहाँ पर लिख दिया 7x² - 9x + 5, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि व्यंजक बताइए या बहुपद बताइए, है ना, व्यंजक बताइए। तो व्यंजक के बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे? आप बोलोगे सर ये फैक्टर के फॉर्म में है, गुणनखंड के रूप में है। जब भी गुणनखंड के रूप में देखकर अगर संख्या पूछी जाएगी तो सिंपली आप गुना कर दोगे, तो एक पदी का त्रिपदी से गुणन के जैसा है ना। तो आप क्या करोगे, जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर जो टर्म लिखा रहता है, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना कर देते हैं, है ना। सिंपली यही करना है ना आपको, बस इसको गुना करना होगा आपको। तो गुना करिए, कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर इस 2x² को पहले मैं इस 7x² से गुना करूंगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे। फिर 2x² को इस 9x से गुना करोगे। अब यहाँ पर साइन कैसा लगाएंगे? देखो 2x² पॉजिटिव है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है क्या? बंद करोगे? विक्रम के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक शायद ऑन है, ठीक है। तो 2x² को 9x से गुना किया, लेकिन साइन भी तो इंपॉर्टेंट है, चिन्ह कैसा लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर 2x² पॉजिटिव है, 9x नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2x² भी प्लस 5 भी प्लस, तो प्लस 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 होगा, और 2x² को 5 से गुना करेंगे। इसको सॉल्व करिएगा, मिलेगा 7 × 2 14, और x² को x² से गुना करेंगे, क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? x² को अगर मैं x² से गुना करूं, x का पावर कितना आएगा? 4। वेरी गुड। आप बोलोगे सर 2 और 2 को जोड़ देंगे 4 मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा x का पावर 4, माइनस 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, और x का पावर 3, 2 1 3, प्लस 5 × 2 10, 10 का x², ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर है? तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको गुना जो सिखाया था ना, बस गुना करना था, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में ट्राई करिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, पोल कह भी रहे हो सभी लोग, ठीक है। तो एक बहुपद लिखा गया है 5xy + 15y, और करना क्या है आपको? बस इसको फैक्टराइज करना है, या फिर कह सकते हो सर इसको गुणनखंड करना है, ठीक है। 5xy + 15y, इसको गुणनखंड करना है। पहले आप क्या करो, सिंपली हर एक टर्म को गुणनखंड करके लिख लीजिए, ठीक है। आप हर एक टर्म को गुणनखंड कर लिखिए। पहले 5xy को आप गुणनखंड करके लिखो, फिर 15y को आप गुणनखंड करके लिखिए, है ना। फिर सार गुणनखंड देखिए, जो भी सार गुणनखंड आएगा उसको आप ब्रैकेट के बाहर ले लोगे, कॉमन ले लोगे। हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन देखो मिलते जुलते से हो सकते हैं ना, ऑप्शन आपके एग्जाम में भी मिलते जुलते से दिए जाते हैं, ठीक है। कर दिया सर, हो गया ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है, बस वेट करिए, जैसे ही सभी बच्चे करेंगे ना,
मैं इसको डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। तो 5xy प्लस 15y को गुणनखंड करना है। पहले 5xy, इसमें प्रोसेस क्या होता है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले हर एक टर्म को मैं क्या करता हूँ, गुणनखंड करके साइड में लिख लेता हूँ। जो भी सार्व गुणनखंड आता है उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, नहीं ब्रैकेट के बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी सार्व गुणनखंड नहीं रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा। तो अभी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, बस 2 स्टूडेंट और हो। 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अच्छा, क्लास में पूरी क्या करो, बीच बीच में लेफ्ट कर देते हो ना, जिसकी वजह से कई बार आप लोग की कुछ चीजें कंसेप्ट मिस हो जाती है। ठीक है, तो ट्राई किया करो कि क्लास के बीच में आप लेफ्ट नहीं करो, क्लास है ना, पूरी क्लास करनी। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5। चलो, तो अभी क्लास में जितने बच्चे हो, अच्छी बात है कि सभी का आंसर आ गया है। तो ये पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सभी का आंसर आया, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कुछ बच्चों का आंसर गलत आया है, क्यों गलत आया देखते हैं। कोई भी डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। बी, ठीक है, देखते हैं बी होगा या क्या होगा। तो 5xy को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो आप लोग सर 5xy लिख रहे हैं का मतलब 5 गुना x गुना y। x को आप नहीं ब्रेक कर सकते, y को नहीं तोड़ सकते और 5 को भी नहीं तोड़ सकते, 5 एक प्राइम नंबर है। 15 को तोड़ सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3, है ना, और y को तो y ही लिखेंगे, 5 गुना 3 गुना y। अब मुझे बताइए कि अगर मैं सिर्फ आपसे 7 गुणनखंड पूछूं यहाँ पर, तो 7 गुणनखंड कितना होगा? 7 गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो आपको दिख रहा है 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 5 लिख दिया। और भी कुछ होगा क्या? यस सर। वाई, तो बोलोगे सर वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, दोनों का फैक्टर है, तो 5 गुना वाई यानी 5y। ठीक है, 5y। तो 5y को क्या करेंगे, 5y को कॉमन निकाल लेंगे, 5y कॉमन निकाल दिया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दोगे। 5xy में से अगर 5y को आपने कॉमन निकाल दिया, 5 और y को आपने कॉमन निकाल दिया, तो आपको x यहाँ बचा हुआ दिख रहा है, तो आपने x यहाँ पर लिख दिया, प्लस का साइन, प्लस का साइन। यहाँ 15y में से आपने अगर 5y को निकाल दिया, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 15y में से आपने अगर 5y को निकाल दिया तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर 3 बचा हुआ दिख रहा है ना, 5 गुना 3 गुना y में 5y को निकाल दिया, बस 3 बच रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 लिख देंगे, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहीं पर लिखा गया है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 5y इंटू एक्स प्लस 3, तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हुआ ये? हाँ रविता, आपका बिल्कुल सही था, जो भी बच्चे दिखा रहे थे ना सॉल्यूशन बिल्कुल सही था। ठीक है, तो 5y इंटू एक्स प्लस 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं गुना वाला, है ना। जैसे कि अगर मेरे को कभी गुणनखंड दिया जाए और गुणनखंड देकर आपसे पूछा जाए कि उसका बीजीय व्यंजक बताइए, है ना, किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड देखो दिया गया 3x इंटू 7y प्लस 10y प्लस 3। तो बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है आपसे, बहुपद आपसे पूछा जा रहा है, फिर बीजीय व्यंजक बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कंसेप्ट क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको गुणनखंड देके बीजीय व्यंजक या फिर बहुपद पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप ऐसे एज्यूम करो कि अगर 15 को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 3 मिलेगा, और 5 गुना 3 को गुना कर देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो जो भी गुणनखंड दिया गया है उसको आपको गुना करना है ना, तो बस गुना कर लीजिए, आंसर आपका रेडी है। ठीक है, ट्राई करो कि सभी का आंसर है। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सभी का आंसर आया था, तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जितने बच्चे हो सभी का आंसर इस वाले क्वेश्चन में भी आना चाहिए। ठीक है, बस अपना समय लीजिए, हालांकि क्वेश्चन आसान सा है, ट्राई करो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज की देखो, सारे ऑप्शन बहुत ज्यादा मिलते जुलते से ऑप्शन है, थोड़ी सी भी आप अगर हड़बड़ी करोगे तो कुछ और आंसर कर दोगे, है ना? तो सावधानी से गुना करिए, पावर के साथ सारी चीज ध्यान से देखिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। कर दिया सर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, काफी सारे आंसर आ चुके हैं, इवन बस 3 बच्चे और हो जिनका आंसर दिया है, तो बस वेट कर लेते हैं, जैसे ही सभी आंसर करेंगे ना मैं पोल को एड करके डिस्कस करूंगा। 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एड करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट और हो, वेरी गुड।
बस एक स्टूडेंट कौन जैसे आंसर आएगा मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 चलो तो सर देखते हैं। नोटबुक दिखाएं। नोटबुक इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, फिर लेट हो जाएगा। ऐसे मैं चेक कर लूंगा आपकी कॉपी, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपकी कॉपी चेक करता हूँ, ठीक है। चलो, यदि बोला जा रहा है कि इसके गुणनखंड के रूप में दिया गया है और बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ 3x इंटू 7yx प्लस 10y प्लस 3। और मुझे पता है कि गुणनखंड देकर बीजीय व्यंजक पूछा जाए तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे आपको गुणा करना होता है। तो एक पदी का त्रिपदी से गुणन का ही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला गया है, बाकी है तो गुणा ही करना। तो आप बोलोगे सर इस 3x को क्या करेंगे, अंदर के हर एक टर्म से गुणा करेंगे। तो 3x को 7yx से गुणा करेंगे। तो मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, ठीक है। 3x को अगर मैं 7yx से गुणा करूंगा तो 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 से 21 मिलेगा। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, और ये y अकेला रहेगा तो y लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इस 3x को 10y से गुणा करेंगे, तो 3x को जब 10y से गुणा करोगे तो 3 गुना 10 होगा, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा, और x को y से गुणा करेंगे तो xy मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। अब 3x को मुझे 3 से गुणा करना है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 मिलेगा, और x था, है ना, ये वाला x था तो x लिख दिया। तो 21x स्क्वायर वाई प्लस 30xy प्लस 9x कहाँ दिख रहा है, देखो 30xy और 9x तो सभी जगह पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन ये वाला टर्म को देखिए 21x स्क्वायर वाई सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है ना, बाकी कहीं पर भी नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हुआ ये। तो इस तरीके से कभी आपसे बोला जाए कि गुणनखंड देकर बीजीय व्यंजक बताइए तो ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। और हाँ, अभी कॉपी अपना दिखा सकते हो, जो बच्चे ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को आप कॉपी दिखाइए अपना, ठीक है। इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं।